आज की शुरुआत भारत के दिल में बसे एक छोटे से गांव से होती है। खास बात यह है कि इस गांव की आधी से ज्यादा महिलाएं विधवा है। कई महिलाएं शादी के 5 से 10 साल के भीतर ही विधवा हो गईं। यहाँ शायद ही कोई ऐसा घर हो जहाँ महिलाएं विधवा ना हो, लेकिन इन सब विधवाओं में एक बात कॉमन है कि हर कोई एक ही काम करते थे। उनके पति बीमार पड़े और कम उम्र में उनकी मौत हो गई। यह मामला इतना गंभीर है कि 1990 से पहले पैदा हुए बहुत कम पुरुष अब जिंदा हैं। गांव के ज्यादातर पुरुष 40 साल से ज्यादा नहीं जी पाए और समय से पहले मर गए। अनुमान यह है कि इस गांव में 50 साल से ज्यादा उम्र के सिर्फ 5 या 6 पुरुष जिंदा हैं। 60 साल से ज्यादा उम्र के 2 से 3 पुरुष जिंदा हैं और 70 साल से ज्यादा उम्र का शायद ही कोई पुरुष जिंदा बचा हो। इसके अलावा जो भी जिंदा है उन पर इस बीमारी ने बहुत बुरा असर डाला है। उन्हें चलने, सांस लेने, खाने में दिक्कत होती है। अक्सर खाने की कोशिश करने पर खून की उल्टियां होती हैं। ये लोग बस भगवान को मनाते हैं कि इसे अच्छा तो मौत हो जाए। अब सवाल यह है कि यहाँ इतनी मौतें कैसे हुई? इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? क्या इस गांव के अलावा भी देश में ऐसी जगह हैं जहां सिमिलर इंसिडेंट्स हुए? आखिर यह बीमारी कौन सी है? यह बीमारी कहां कहां फैल रही है? सरकार इस डायरेक्शन पर क्या काम कर रही है? स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सोनित वॉइस ज्ञान पर। डाउन टू अर्थ की एक टीम मध्य प्रदेश के पन्ना में मनोर गांव पहुंची और यहां पता चला कि किसी महिला ने अपने पति को 20 साल पहले खो दिया है। कोई 25 साल पहले विधवा बन गई थी। गांव में ऐसी महिलाओं की लंबी फहरिस्त है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार केवल मंदसौर में करीबन 58 महिलाएं विधवा पेंशन पा रही हैं। वहीं मंदसौर ग्राम पंचायत के जुआपर और करेरा गांव में क्रमशः 46 और 30 महिलाएं विधवा पेंशन पा रही हैं। यही कारण है कि मंदसौर को विधवाओं का गांव कहा जाने लगा। इससे भी दुख की बात यह है कि मंदसौर, करेरा और झाबुआ पार के कुल 134 महिलाएं अपने पतियों को खोने के बाद केवल 600 रुपए प्रति माह मिलने वाली विधवा पेंशन पर निर्भर हैं। मात्र 600 रुपए। मजबूरी में कई विधवाएं ऐसी भी हैं जो पलायन कर चुकी हैं। गांव के लोगों का मानना है कि गांव में करीब 60% लोग टीबी से पीड़ित हैं और ज्यादातर पुरुष इस बीमारी के कारण दम तोड़ देते हैं। हालांकि सामाजिक कार्यकर्ता इस बात से सहमत नहीं है कि अकेले टीबी से इतनी बड़ी संख्या में मौतें हो सकती हैं। हालांकि इन सब विधवा महिलाओं में एक बात कॉमन है कि उनके पति खदानों में काम करते समय बीमार पड़ गए और कम उम्र में उनकी मौत हो गई। अब गांव में कुछ ही आदमी बचे हैं और ज्यादातर लोगों की मौत के लिए बलुआ पत्थर की माइनिंग को जिम्मेदार मानते हैं। सवाल यह है कि ऐसा क्या बलुआ पत्थर की माइनिंग में कि लोग एक धीमी मौत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। गीजा के गेट क्रिप्स, पेट्रा के प्राचीन शहर शाहजहां द्वारा बनाया गया दिल्ली का लाल किला, हुमायूं मकबरा, जयपुर का हवा महल, संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, सुप्रीम कोर्ट, केंद्रीय सचिवालय, मद्रास उच्च न्यायालय, शेर शाह सूरी का मकबरा, इन सब में कॉमन क्या है? कॉमन यह है कि यह सब बिल्डिंगें बलुआ पत्थर से बनाई गई हैं। बलुआ पत्थर यानी सैंडस्टोन। नाम से ही पता चलता है कि ये पत्थर सैंड से बने होते हैं। सैंडस्टोन एक एंट्री रॉक है जिससे मुख्य रूप से फ्रैगमेंट ऑफ सैंड होता है जो कि 0.0 से 6 से लेकर 2 मिलीमीटर तक के आकार के कण होते हैं। बलुआ पत्थर कैसे बनते हैं? इसका निर्माण जियोलॉजिकल प्रोसेस के माध्यम से होता है जिसमें लाखों वर्षों में सैंड सेगमेंटेशन और डिपोजिशन, कंपटीशन और सेगमेंटेशन होता है। बलुआ पत्थर की चट्टानों में अक्सर अलग अलग परतें दिखती हैं। लेमिनेशन के रूप में जाना जाता है। सैंड स्टोन में मुख्यतः क्वार्टर्स पाया जाता है, लेकिन अन्य खनिज जैसे फेल्सपारमाइका भी मौजूद होते हैं। बलुआ पत्थर मौजूद खनिजों के आधार पर कई रंगों का भी हो सकता है, जैसे सफेद, ग्रे, भूरा, लाल और अन्य रंगों का। यह अलग अलग रंग अलग अलग खनिजों के कारण बनता है, जैसे कि हेमेटाइट लाल रंग का होता है या फिर
ऑक्साइड पीला या भूरा रंग दे सकता है। भारत में बलुआ पत्थर के भंडार कई राज्यों में पाए जाते हैं, लेकिन बलुआ पत्थर के 90% से ज्यादा भंडार केवल राजस्थान में है। लेकिन ऐतिहासिक इमारतों को बनाने वाला बलुआ पत्थर लोगों को मार कैसे सकता है। बुंदेलखंड रीजन का पन्ना जिला, पन्ना प्रकृति की गोद में शांति से बैठा हुआ एक पिछड़ा शहर, इतना पिछड़ा कि आज भी यहाँ रेलवे लाइन नहीं पहुंच पाई। हालांकि यह अपने किलानुमा मंदिरों के आर्किटेक्चर और हीरे के खदानों के लिए पूरे भारत में फेमस है, लेकिन एक समय यहाँ बलुआ पत्थर की खदानों का भंडार था। मंदसौर पन्ना जिले के दर्जनों गांवों में से एक है, जहाँ के लोगों ने बलुआ पत्थर की खदानों में काम करके अपना अधिकांश जीवन बिताया है। पन्ना टाइगर रिजर्व के कारण 1998 में खदानें बंद कर दी गईं। हालांकि कुछ अभी भी चालू हैं। ये खदानें कई लोगों के लिए आजीविका का एक महत्वपूर्ण स्रोत थी, लेकिन इन खदानों में केवल लोगों का जीवन नहीं चलाया, बल्कि उन खदानों ने वर्कर्स को एक धीमी और दर्दनाक मौत भी दी। आपको बता दें कि सिर्फ मध्य प्रदेश के पन्ना जिले का एक गांव विधवाओं का गांव नहीं कहलाता। राजस्थान के कई गांव भी इसी अभिशाप से ग्रस्त हैं। राजस्थान के कई जिले जैसे बूंदी, भीलवाड़ा और कोटा यूरोप के बलुआ पत्थर एक्सपोर्टर्स भी कहते हैं। ऐसे ही बूंदी जिले में भी एक विधवाओं का गांव है, नाम है भोजपुरा। संयोग से यह गांव भी विशाल बलुआ पत्थर के खदानों के बीच है। मधेपुरा के अलावा रामपुरा, चंद्रपुरा जैसे कई गांव हैं जहां हालात ऐसे ही हैं। हमने यह तो जान लिया कि बलुआ पत्थर की खदानों और लोगों की मौतों के बीच कुछ तो रिलेशन है, लेकिन ऐसा क्या है? बलुआ पत्थर की खदानों में यहाँ काम करने वाले लोग 40 से 45 साल में ही क्यों मर जाते हैं? यह रीजन है बलुआ पत्थर की खदानों से निकलने वाली डस्ट और सिलिकोसिस। सिलिकोसिस को एक्यूपेशनल डिजीज कहा जाता है। यह बीमारी उतनी ही पुरानी है जितनी मानव समाज में पत्थर की माइनिंग या कटाई या घिसाई या नक्काशी का काम। यह बीमारी तब हुई होगी जब मनुष्य ने औजार बनाने और घर बनाने के लिए पत्थर तोड़ना शुरू किया होगा, सीखा होगा। यहाँ तक कि 4th सेंचुरी में प्राचीन ग्रंथों में भी इसका उल्लेख है, लेकिन रॉयल कमीशन ऑफ इंडिया लेबर ने तत्कालीन भारत में सिलिकोसिस का एग्जिस्टेंस नहीं पाया, जबकि खनन का काम तो बड़े स्तर पर उस समय भी होता था। बाद में वरिष्ठ सर्जन A.S. सुब्बाराव ने 1934 में मैसूर की कोलार गोल्ड फील्ड्स में सिलिकोसिस के मामले देखे। उन्होंने ही पहली बार बताया कि सिलिकोसिस के केस भारत में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन सिलिकोसिस एक लाइलाज बीमारी है जो सिलिका डस्ट के लंबे समय तक संपर्क में रहने से होती है। ऐसी डस्ट अक्सर माइनिंग से निकलती है। माइनिंग इंडस्ट्री में गोल्ड माइनिंग, माइका माइन, आयरन माइंस, कोल माइंस जैसी अलग अलग माइंस होती हैं। इसके अलावा कांच की कटिंग का काम, पत्थरों को तराशने का काम, मार्बल्स का काम, नक्काशी का काम, स्लेट पेंसिल इंडस्ट्री, सेरेमिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आदि में भी महीन डस्ट निकलती है। अब होता क्या है कि ऐसे काम से पत्थर की महीन डस्ट वर्कर्स की सांस के साथ फेफड़ों में पहुंचती है। लंबे समय तक ऐसे काम को करने से ये महीन डस्ट धीरे धीरे फेफड़ों में जमा हो जाती है। ये डस्ट फेफड़ों को पत्थर जैसा सख्त बनाती जाती है। फेफड़े पत्थर जैसे सख्त होते जाएंगे तो फेफड़ों के फूलने और सिकोड़ने की क्षमता कम हो जाएगी। इससे सांस लेने में मुश्किल होती है, खांसी आती है, थकान होती है और बाद में मुंह से खून आने लगता है। बाद में एक स्टेज ऐसी आती है कि फेफड़े पूरी तरह से फूलना सिकोड़ना बंद कर देते हैं। इसी बीमारी को कहते हैं सिलिकोसिस। विशेषज्ञ बताते हैं कि जो कोई भी 15 साल से ज्यादा समय तक धूल भरी खदानों में काम कर ले, उसे सिलिकोसिस होने के 50% से ज्यादा संभावना है।
इसके अलावा सिलिकोसिस से पीड़ित मरीज में टीबी डेवलप होने का खतरा स्वस्थ व्यक्ति के तुलना में 8 से 9 गुना ज्यादा होता है। डॉक्टर बताते हैं कि सिलिकोसिस का वैसे तो कोई इलाज नहीं है, लेकिन इसकी रोकथाम संभव है। जिसे भी सिलिकोसिस है वो अगर ठीक दवाएं ले, सही समय पर और पौष्टिक खाना खाए तो यह जिस स्टेज पर सिलिकोसिस है उसे वहीं रोका जा सकता है। लेकिन भारत में समस्या बहुत बड़ी है और दबे पांव हजारों मजदूरों को अपने काल के पंजे में यह समस्या जकड़ रही है। सिलिकोसिस के लक्षण टीबी से इतने मिलते जुलते हैं कि डॉक्टर भी अक्सर इसका गलत डायग्नोसिस कर देते हैं और ज्यादातर मरीजों का इलाज टीबी की बीमारी की तरह करते हैं। एमपी के छतरपुर में 9 गांव टीबी अस्पताल के डॉक्टरों ने माना कि वे अक्सर ऐसे मरीज देखते हैं जिन पर टीबी की दवा का कोई असर नहीं होता। डॉक्टर को लगता है कि यह शायद दवा प्रतिरोधी टीबी का केस है, लेकिन अगर रेगुलर और जांच की जाए तो ऐसे मरीज में सिलिकोसिस निकल सकते हैं जिसे टीबी माना जाता है। अब खुद सोचिए, दर्द पैर में है और इलाज सिर का होगा तो मरीज कैसे ठीक होगा। सिलिकोसिस से पीड़ित व्यक्ति अक्सर मजदूर होते हैं, उन्हें दिहाड़ी में कितना मिलता होगा, 3 या 400 ज्यादा से ज्यादा। अब गलत इलाज के चक्कर में गरीबों के लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं और उनको फायदा नहीं पहुंचता। आप सोच भी नहीं सकते कि ऐसे मजदूरों पर क्या बीतती होगी अगर अलग अलग राज्य सरकार मरने के बाद तो पैसे देते हैं, लेकिन जीते जी इन मजदूरों को कोई खास सहायता नहीं मिलती। मध्य प्रदेश सरकार सिलिकोसिस के मरीजों को उनके जीवित रहते कोई वित्तीय सहायता नहीं देती, लेकिन मरने के बाद उनके परिजनों को 3 लाख रुपए दिया जाता है। एक बात और, सिलिकोसिस को टीबी समझने का एक नुकसान यह भी है कि ऐसे में सरकार समझती है कि सिलिकोसिस जैसी बीमारी का प्रसार उतना नहीं है और सरकार फिर कोई पॉलिसी या नेशनल प्लान वगैरह नहीं बना पाती। दूसरी समस्या रूरल एरिया में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। पत्थर की खदान में अक्सर रूरल एरियाज में ही होते हैं और मजदूर आसपास ही इलाज के लिए जा पाते हैं, लेकिन अक्सर यह देखा गया है कि ग्रामीण एरिया में रूरल एरिया में टीबी जैसी बीमारियों के लिए डायग्नोसिस सुविधाएं तो अवेलेबल हैं, लेकिन सिलिकोसिस जैसी बीमारी को चेक करने वाली सुविधा नहीं है। टीबी की जांच में सिलिकोसिस की बीमारी का पता नहीं चलता क्योंकि टीबी की जांच बलगम, ब्लड और एक्सरे की सहायता से होती है। वहीं सिलिकोसिस में मरीजों के फेफड़ों में सिलिका डस्ट जमा हो जाती है, जिसका पता अल्ट्रासाउंड या बायोप्सी जांच से ही लगाया जा सकता है। इसके अलावा सीटी स्कैन सिलिकोसिस को अर्ली स्टेज से डिटेक्ट कर सकती है, लेकिन यह फैसिलिटी अक्सर बड़े अस्पतालों में ही मिलती है। अब हालात ऐसे हैं कि पूरे देश में ऐसी निगरानी, इलाज और जांच की उचित सुविधा नहीं होने से यह बीमारी तेजी से फैल रही है। राजस्थान देश के सैंडस्टोन का सबसे बड़ा हब है। यहाँ के पत्थर फॉरेन भी एक्सपोर्ट होते हैं। आपको बता दें कि राजस्थान में देश की सबसे ज्यादा खदानें हैं। डेटा की बात करें तो यहाँ 179 बड़े मिनरल और 15,245 माइन मिनरल और 17,688 पत्थर खदानों के लाइसेंस जारी किए गए हैं। ध्यान रखिए, इन लीगल खदान इस डेटा में शामिल नहीं है। अनुमान है कि माइनिंग और उससे जुड़े कामों में लगभग 30 लाख लोगों को डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट रोजगार मिलता है। इसके अलावा राजस्थान में भवन एवं अन्य निर्माण क्षेत्र से भी लगभग 24 लाख लोगों को रोजगार मिलता है। इस कारण से देश के अन्य राज्यों के मुकाबले यहाँ सिलिकोसिस के मामले भी कहीं ज्यादा हैं। यहाँ सिलिकोसिस एक एपिडेमिक बन चुका है। यहाँ के जोधपुर और भरतपुर संभाग में सिलिकोसिस के मामले कुछ ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पत्थर की खान से लेकर पत्थर की कटाई तक के काम में लगे सैकड़ों मजदूर सिलिकोसिस की चपेट में आ रहे हैं और अब तक सैकड़ों मजदूर इस बीमारी से अपनी जान गंवा चुके हैं। यह बीमारी इस कदर फैली है कि सिलिकोसिस
www.rajasthan.gov.in इस वेबसाइट पर पिछले 5 सालों में 31,879 लोगों ने सिलिकोसिस पीड़ित के रूप में अपना रजिस्टर कराया है, लेकिन इसमें भी झोल है। दरअसल कम रिपोर्टिंग के कारण यह माना जाता है कि सिलिकोसिस के रियल नंबर्स इससे कहीं ज्यादा है, शायद लाखों में, वे भी सिर्फ राजस्थान में। आपको बता दें, राजस्थान सिलिकोसिस पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। पॉलिसी में कहा गया है कि राज्य सरकार द्वारा सिलिकोसिस प्रमाणित होते ही पीड़ित को 3 लाख की सहायता प्रदान की जाएगी और मृत्यु होने के बाद परिजनों को 2 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अलावा पीड़ित को 1500 रुपए प्रति माह विकलांगता पेंशन भी मिलती है और निःशुल्क उपचार एवं दवाइयां भी उपलब्ध कराई जाती हैं। लेकिन सिलिकोसिस रोकने के लिए यह उपाय काफी नहीं है, क्योंकि आने वाले समय में सिलिकोसिस एक भयावह बीमारी बन सकती है। दुनिया भर में सिलिकोसिस लाखों श्रमिकों को प्रभावित करता है। दुनिया भर में पत्थर तोड़ना, माइनिंग, सुरंग खोदना, मूर्ति कला, स्टोन पॉलिशिंग जैसे कई प्रमुख उद्योग हैं जिसमें श्रमिक सिलिका के संपर्क में आते हैं। हालांकि सिलिकोसिस को निम्न और मध्यम आय वाले देशों में अधिक प्रचलित माना जाता है, लेकिन इसके वैश्विक स्तर भी खतरनाक प्रभाव है। लेकिन पूरी दुनिया समेत भारत में भी एक बात कॉमन है, और वह यह कि सिलिकोसिस के केस में रिपोर्टिंग और सही डायग्नोसिस बहुत कम होते हैं, जिससे यह पता लगाना मुश्किल होता है कि असल में कितने लोग हैं जो इस बीमारी की चपेट में हैं। इसके अलावा कई श्रमिक सिलिका डस्ट के संपर्क में आने के 5-10 साल बाद सिलिकोसिस विकसित होते हैं और 15 साल के भीतर मर जाते हैं, जिससे बीमारी की गंभीरता कम हो जाती है। डेटा की बात करें तो 2019 में दुनिया भर में सिलिकोसिस के अनुमानित 2.65 मिलियन मामले सामने आए। वैश्विक स्तर पर 2019 में 12,09,000 से अधिक मौतें हुई। अब सिलिकोसिस भारत के लिए कितनी बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकता है, ये समझिए। देखिए, कुछ ही सालों में भारत दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा। अभी नई जनगणना होने वाली है। इसके बाद आबादी 150 करोड़ है और 160 करोड़, ये भी पता चल जाएगा। इसके अलावा ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि कुछ सालों में भारत ग्लोबल 3rd मोस्ट डिमांड जनरेट करने वाला मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है। लेकिन असल बात 3rd या 2nd पोजीशन की नहीं, असल बात ये है कि 2025 तक यह अनुमान लगाया जा रहा है कि भारत में वैश्विक कार्यशील आबादी का लगभग 25% यानी भारत के 80 करोड़ लोग वर्कर्स होंगे, जिनमें से अधिकांश यानी लगभग 92% लोग अनौपचारिक क्षेत्र में लगे होंगे। यही वह अनौपचारिक क्षेत्र है जिससे कई ऑक्यूपेशन ऐसे हैं जिनमें भारत के श्रमिकों को सिलिका डस्ट के संपर्क में आना पड़ता है। डेटा की माने तो 2015-16 में भारत में लगभग 11.5 मिलियन श्रमिक सिलिका डस्ट से जुड़े ऑक्यूपेशन में लगे थे। चिंता वाली बात यह है कि यह संख्या सिर्फ 2025-26 तक बढ़कर 52 मिलियन होने की उम्मीद है। केवल राजस्थान की बात करें तो यह माइनिंग सेंटर में लगभग 30,000 खदानें हैं जो बलुआ पत्थर, संगमरमर और ग्रेनाइट की कटाई करती है। ये खदानें राजस्थान के कई जिलों में फैली है और इसमें लगभग 3 मिलियन कर्मचारी काम करते हैं और अन्य 3.2 मिलियन निर्माण उद्योग में लगे हैं। हाल के अनुमानों के अनुसार निर्माण उद्योग भारत में लगभग 60 मिलियन श्रमिकों को रोजगार देता है। इसका डेटा बनाने का यह मतलब है कि समय के साथ माइनिंग सेक्टर में या दूसरे सेक्टर में जहां सिलिका डस्ट के खतरे हैं, वहां काम करने वाले लोगों की संख्या बढ़ने वाली है और सिलिकोसिस का खतरा भी बढ़ने वाला है। अंग्रेजों के टाइम से लेकर भारत की आजादी के बाद लगभग 70 साल तक
माइनिंग एक ऐसा सेक्टर रहा जो देश की जीडीपी वृद्धि में योगदान तो देता है, लेकिन इससे काम करने वाले मजदूरों की हालत बहुत खराब हो गई है। सिलिकोसिस चुपचाप सैकड़ों श्रमिकों को मार रहा है। सिलिकोसिस एक साइलेंट डेथ दे रही है। हजारों माइनिंग वर्कर्स 40 की उम्र तक पहुंचने से पहले मर रहे हैं, लेकिन डेली 300-400 मिलने के अलावा सुविधा के नाम पर ऐसे वर्कर्स को क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं। ऐसे वर्कर्स को हेल्थ इंश्योरेंस, प्रोविडेंट फंड, पेड लीव कुछ भी नहीं मिलता। इसके अलावा एक बेहद गंभीर बात और भी है कि भारतीय खदानों में सिलिका डस्ट के लिए परमिशन लिमिटेड 0.0 mg पर मीटर क्यूब निर्धारित की गई है, जिसकी कैलकुलेशन 8 घंटे के टाइम वेटेज एवरेज के रूप में की जाती है। यानी अगर कोई वर्कर 8 घंटा किसी खदान में काम कर रहा है और पॉइंट पर मीटर क्यूब डस्ट इनहेल कर रहा है तो भारत में नॉर्मल है, लेकिन अमेरिका में यह लेवल है कि सिर्फ 0.0 mg का मीटर क्यूब, यानी लगभग 3 गुना कम। इसी तरह अमेरिका कॉन्फ्रेंस ऑफ गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल हाइजीनिस्ट नाम की एक एजेंसी ने इस लेवल को और भी कम यानी 0.0 mg पर मीटर क्यों निर्धारित किया। डिफरेंस समझ पा रहे हैं आप? केवल समझने के लिए मान लीजिए कि अमेरिका में यदि शक्कर खाने की लिमिट पर डे 2 चम्मच है तो भारत में आधा किलो, मतलब लिमिट ही इस तरीके की सेट की गई है कि डायबिटीज होना तो तय है। ऐसा ही सिनेरियो भारत में सिलिकोसिस के साथ है। देखिए, सिलिका डस्ट को कंट्रोल करना और मैनेज करना कोई बड़ी बात नहीं है। सिलिकोसिस को काफी हद तक रोकने का एक सीधा सा सॉल्यूशन हमारी आंखों के सामने है, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं देता। ये सॉल्यूशन है गीली ड्रिलिंग और सेफ्टी टूल्स प्रोवाइड करना। ज्यादातर लोगों में माइनिंग और रिलेटेड सेक्टर्स का काम अभी भी असंगठित यानी कि अनऑर्गेनाइज्ड लेवल पर होता है। मशीनीकरण न के बराबर है। इसके अलावा वर्कर्स को फेम मास्क, सेफ्टी गॉगल्स, हेड कैप्स और दस्ताने जैसे टूल्स प्रोवाइड नहीं कराए जाते। वो गीली ड्रिलिंग मेथड से धूल को कम करने में मदद मिलती है। इसके अलावा अगर खदानों में के आसपास की रेगुलर हेल्थ चेकअप या एक्सरे की सुविधा प्रोवाइड कराई जाए तो सिलिकोसिस को अर्ली स्टेज से डिटेक्ट किया जा सकता है और कंट्रोल किया जा सकता है। ऐसा एग्जाम्पल हमारे ऑस्ट्रेलिया, उत्तर अमेरिका और यूरोप में देखा है, जहां ऐसी सुविधाएं प्रोवाइड कराने से सिलिकोसिस की घटनाओं में कमी आई है। लेकिन भारत में खदान मालिक अपने प्रॉफिट को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने के चक्कर में वर्कर्स पर खर्च करना नहीं चाहते। वर्कर्स की जान की कीमत भी कुछ नहीं आंकते। दुर्भाग्य यह है कि यह जानने के लिए भी खदानें उन्हें मार रही है, लोग मजबूरी में काम करना जारी रखते हैं क्योंकि उनके पास न तो जमीन है और न ही आय का कोई दूसरा साधन। लोगों को बीमार करने और तड़पा कर मारने के लिए सिलिकोसिस रिस्पॉन्सिबल है। वैश्विक स्तर पर सिलिकोसिस को टीबी को 2030 तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा सिलिकोसिस को प्रिवेंट करना सरकार के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन भी है। अगर आप संविधान को पढ़ेंगे तो यूनियन लिस्ट की एंट्री में और स्टेट लिस्ट की एंट्री को देखिए। इसमें माइंस का रेगुलेशन और डेवलपमेंट की जिम्मेदारी बताई गई है। वहीं सिलिकोसिस माइंस एक्ट, फैक्ट्रीज एक्ट और बिल्डिंग एक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट के तहत एक नोटिफाइड डिजीज है। इसके अलावा एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट और एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट के तहत यह एक, अगर आप संविधान को पढ़ेंगे तो यूनियन एंट्री के लिए
यूनियन लिस्ट की एंट्री में और स्टेट लिस्ट की एंट्री को देखें, इसमें माइंस का रेगुलेशन और डेवलपमेंट की जिम्मेदारी बताई गई है। वहीं सिलिकोसिस माइंस एक्ट, फैक्ट्री एक्ट और बिल्डिंग एक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट के तहत एक नोटिफाइड डिजीज है और एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट के तहत यह एक कंपनसेशन डिजीज भी मानी जाती है। और ऐसा भी नहीं है कि सिलिकोसिस को प्रिवेंट नहीं किया जा सकता। बहुत से विकसित देशों में हमने इसके एग्जाम्पल्स देखे हैं। हालांकि भारत के खान में भूविज्ञान विभाग ने कहा कि इनलीगल माइनिंग एक्टिविटी को यह लगातार वॉच करता है। पिछले 3 सालों में इसमें भोजपुरा जिले में 100 से अधिक खदानों के पट्टे रद्द किए गए हैं, जहां सूखी ड्रिलिंग होती थी। माइनिंग को रेगुलर करने वाली एक माइन वर्कर्स के लिए खड़े होने वाली एक एनजीओ माइन लेबर प्रोटेक्शन कैंपेन ट्रस्ट के अनुसार हाल में वर्षों में जोधपुर में खदान मालिक सावधानियों और सेफ्टी मेजर्स के बारे में ज्यादा जागरूक हुए हैं। इसके अलावा गीली ड्रिलिंग भी अब ज्यादा प्रचलित हो रही है। इसके अलावा सिलिकोसिस पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ने भी एक देशव्यापी नीति तय करने की जरूरत बताई है। एनजीटी कहता है कि सबसे पहले केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी सीपीसीबी और राज्य सरकार में ऐसे सभी उद्योग और फैक्ट्रियों को मार्क कर ले जहां सिलिकोसिस होने की आशंका है। इस बात को समझिए कि खनन और खनिज प्रसंस्करण आर्थिक विकास और रोजगार में से जुड़े हुए महत्वपूर्ण उद्योग हैं और बलुआ पत्थर खनन और पत्थर की नक्काशी पूरे देश में किसी न किसी रूप में की जाती है। इसलिए सिलिकोसिस और अन्य धूल संबंधी बीमारियां अधिकांश राज्यों और पूरे देश में फैलने की संभावना होती है। इसलिए जरूरी है कि राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रमों की तर्ज पर ही सिलिकोसिस जैसी बीमारियों के उन्मूलन के लिए भी एक राष्ट्रीय कार्यक्रम तय हो और उसे लागू किया जाए। अगर सरकार ने खनिकों की सुरक्षा के लिए कड़े कानून नहीं लगाए तो फिर सिलिकोसिस पीड़ितों की संख्या बढ़ती रहेगी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट एशिया का सबसे बड़ा हब। दोस्तों, क्या आपने सुना है हमारे इंडिया में एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ये एयरपोर्ट इतना विशाल होगा कि ब्रीजिंग कैपिटल्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट जैसे बड़े एयरपोर्ट्स को भी पीछे छोड़ देगा। इसके निर्माण पर लगभग 30,000 करोड़ रुपए खर्च होने वाले हैं, जो मणिपुर जैसे राज्य के पूरे बजट के बराबर है। इतना बड़ा बजट सुनकर कई लोग के सामने ये सवाल उठता है कि क्या ये खर्च वाकई में जरूरी है। चलिए इस पर बात करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि क्यों इतनी बड़ी रकम एक एयरपोर्ट पर लगाई जा रही है, और वो भी दिल्ली में के इतने करीब, जब वहाँ पहले से ही एक बहुत बड़ा एयरपोर्ट आईजीआई मौजूद है। मुझे भी यही सवाल परेशान कर रहा था, लेकिन इसके पीछे सरकार की एक बड़ी योजना है। दरअसल ये एयरपोर्ट सिर्फ एक एयरपोर्ट नहीं, बल्कि एक मेगा स्ट्रक्चर होगा जो न सिर्फ यूपी बल्कि पूरे देश की इकोनॉमी को सपोर्ट करेगा। और सबसे खास बात, इसे स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख एयरपोर्ट द्वारा बनाया जा रहा है, जिसे दुनिया का सबसे बेहतरीन एयरपोर्ट माना जाता है। अब बात करते हैं कि आखिर ये एयरपोर्ट इतना खास क्यों है। सबसे पहले यहाँ 6 रनवे होंगे, जो कि हर दिन 1000 से ज्यादा फ्लाइट्स को संभाल पाएंगे। इतनी फ्लाइट्स का मतलब है कि ये रियाद में स्थित दुनिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट से टक्कर देगा। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर वो टाटा ग्रुप जैसी ट्रस्टेड ब्रांड द्वारा बनाया जा रहा है, जो इसे इंडिया की स्विस स्टाइल का एक बेमिसाल मिश्रण बना देगा। और हाँ, सबसे दिलचस्प बात, यह एयरपोर्ट पूरी तरह से डिजिटल और पेपरलेस होगा।
मतलब अब लाइन में लगने का झंझट खत्म, सीधा बोर्डिंग और उड़ान का मजा। आप पूछेंगे, अरे भाई इतने एयरपोर्ट तो पहले से हैं, फिर क्यों इतना खर्चा? देखिए, इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है और यहाँ पर पैसेंजर्स की संख्या तेजी से बढ़ रही है। पिछले साल की एयर पैसेंजर्स की संख्या 8.3% बढ़कर 15.2 करोड़ हो गई है। अब ऐसे में नए और बड़े एयरपोर्ट की जरूरत समझी जा सकती है। सबसे बड़ा कारण आईजीआई एयरपोर्ट पर बढ़ता कंजेक्शन वहां की लिमिट तकरीबन छू चुकी है अब, और इस नई फैसिलिटी से ये लोड कम हो जाएगा। इसके अलावा यह एयरपोर्ट वेस्टर्न यूपी के कई बड़े शहर जैसे आगरा, मेरठ, अलीगढ़, मथुरा और वृंदावन को सीधी इंटरनेशनल कनेक्टिविटी को प्रदान करेगा। सोचिए, इससे कितने बिजनेस और टूरिज्म के ऑप्शंस खुलेंगे और इससे स्टार्टअप को भी काफी फायदा मिलेगा, क्योंकि कनेक्टिविटी से बेहतर होने से बिजनेस और रिक्रूटमेंट मैनेजमेंट भी आसान हो जाएगा। तो दोस्तों, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिर्फ एक एयरपोर्ट नहीं, बल्कि एक पूरे रीजन की ग्रोथ का पावर हाउस बनने जा रहा है। हाँ, इसमें खर्च बहुत है, लेकिन फ्यूचर के लिए इसका इफेक्ट भी उतना ही पड़ेगा। अगर आपको इस बारे में और जानना है या आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट में जरूर बताइए। हम हर पहलू पर चर्चा करेंगे। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसे जेवर एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, न केवल भारत के लिए बल्कि पूरे एशिया के लिए यह महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना है। यह एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के जेवर में बनाया जा रहा है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण उत्तर प्रदेश सरकार और ज्यूरिख एयरपोर्ट नेशनल द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। इसका उद्देश्य उत्तर भारत में एक नई इंटरनेशनल हवाई अड्डा हब की स्थापना करना है, जो आईजीआई एयरपोर्ट दिल्ली पर बढ़ते बोझ को कम करेगा और क्षेत्रीय विकास को गति देगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के प्रमुख तत्व, निर्माण और बजट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण चरणों में किया जाएगा। इसका पहला चरण 2024 तक पूरा होने की उम्मीद है। कुल परियोजना का बजट लगभग 30,000 करोड़ रुपए है। यह निवेश भारत के एविएशन सेक्टर में अब तक का सबसे बड़ा निवेश होगा। निर्माण की जिम्मेदारी ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल को दी गई है, जो स्विट्जरलैंड में स्थित विश्व के प्रमुख हवाई अड्डों में से एक है। भारतीय कंपनी जैसे टाटा ग्रुप भी इस परियोजना के विभिन्न इंफ्रास्ट्रक्चर तत्वों में शामिल है। रणनीति महत्व। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए 6 रनवे की योजना बनाई गई है, जो इसे एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बना देगा। इस हवाई अड्डे की योजना हर दिन 1000 से अधिक उड़ानों को संभालने की है, जो इसे बीजिंग कैपिटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट और रियाद एयरपोर्ट जैसे बड़े हवाई अड्डों के बराबर या उनसे भी बड़ा बना देगा। यह एयरपोर्ट दिल्ली एनसीआर के लिए एक दूसरे हवाई हब के रूप में काम करेगा, जिससे आईजीआई एयरपोर्ट पर यात्रियों और फ्लाइट्स का दबाव कम होगा। अर्थव्यवस्था और रोजगार। एयरपोर्ट का निर्माण और संचालन हजारों लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करेगा। इसका असर न केवल हवाई यात्रियों पर पड़ेगा, बल्कि इसके आसपास के क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को भी नई दिशा मिलेगी। वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के शहर जैसे आगरा, मेरठ, अलीगढ़, मथुरा और वृंदावन को सीधे इंटरनेशनल कनेक्शन मिलेगा, जिससे टूरिज्म और बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा। डिजिटल इनोवेशन। यह एयरपोर्ट पूरी तरह से डिजिटल और पेपरलेस होगा, जो इसे स्मार्ट एयरपोर्ट की श्रेणी में रखेगा। यात्रियों के लिए तेजी से चेक इन, बोर्डिंग और कस्टम प्रक्रिया की सुविधा होगी, जिससे उनका हवाई यात्रा का अनुभव बेहद और सरल बनेगा।
पर्यावरणीय चिंताएं और समाधान, निर्माण और संचालन के दौरान पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए विशेष उपाय किए जाएंगे, जैसे कि सौर ऊर्जा का उपयोग, हरित भवन, मापदंडों का पालन और जल संरक्षण तकनीकों का उपयोग। एयरपोर्ट की योजनाओं में कार्बन न्यूट्रल संचालन की योजना शामिल है, जो इसे पर्यावरणीय दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण बनाती है। सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव, हवाई अड्डे के विकास से स्थानीय समुदायों में जीवन स्तर में सुधार की संभावना है। नई कनेक्टिविटी के माध्यम से क्षेत्रीय संस्कृति और पर्यटन में बढ़ावा मिलेगा, जिससे सामाजिक विकास होगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का महत्व और लाभ, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी, इस एयरपोर्ट के बनने से न केवल भारत के अंदर बल्कि एशिया और यूरोप के कई शहरों के साथ सीधी कनेक्टिविटी होगी। यह भारत के उत्तरी राज्यों के लिए हवाई यात्रा को और अधिक सुगम और सुलभ बनाएगा। एयरपोर्ट में एक बड़ा कार्गो हब भी विकसित किया जाएगा, जिससे भारत के लॉजिस्टिक सेंटर में एक नई क्रांति आ सकती है। यह हवाई अड्डा मैन्युफैक्चरिंग और कृषि उत्पादों के तेज ट्रांसपोर्टेशन में मदद करेगा, जो आर्थिक दृष्टिकोण से अत्यधिक लाभदायक होगा। स्टार्टअप और बिजनेस इनोवेशन, नई कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे के कारण स्टार्टअप और छोटे व्यवसायों के लिए नई संभावनाएं खुलेंगी। बिजनेस के लिए नए अवसरों के कारण रिक्रूटमेंट और टैलेंट मैनेजमेंट आसान होगा। चुनौतियां और भविष्य की संभावनाएं, परियोजना की लागत और समय प्रबंधन, पर्यावरणीय चिंताओं को संतुलित करना, दिल्ली एनसीआर में यातायात प्रबंधन और इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड की आवश्यकता। भविष्य की संभावनाएं, एयरपोर्ट के विस्तार के साथ भारत का एविएशन सेंटर तेजी से बढ़ेगा। यह एयरपोर्ट एशिया में भारत की स्थिति को और मजबूत करेगा, विशेषकर लॉजिस्टिक और यात्री यातायात में। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट न केवल भारत के हवाई यात्रा में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाएगा, बल्कि इसे एक वैश्विक हब के रूप में भी स्थापित होगा। यह परियोजना न केवल आर्थिक दृष्टिकोण से बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय दृष्टिकोण से भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसका निर्माण भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर सेंटर के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा और इसके सफल संचालन से देश की अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा मिलेगी। क्या आप एलियन के अस्तित्व में विश्वास करते हैं? एलियन यानी किसी अन्य ग्रह के प्राणी। ब्रिटेन में हाल ही में हुए एक सर्वे से पता चला है कि एलियन में यकीन रखने वालों की तादाद भगवान में यकीन रखने वालों से भी ज्यादा है। अगर आप एलियन के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते तो इस वीडियो को देखने के बाद करने लगेंगे। अब बस कुछ ही महीनों में साल 2024 खत्म हो जाएगा। यह साल एलियन और यूएफओ के शौकीनों और दुनिया भर के सरकारों के लिए बहुत ही आकर्षक साल रहा है। अब तक जहां इनसे हमारा करीबी एनकाउंटर होता रहा, इन घटनाओं की फ्रीक्वेंसी टॉप पर है, जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि एलियन हमसे कांटेक्ट करने के बेहद करीब हैं। लेकिन सवाल यह है कि हम उनसे कांटेक्ट कैसे करें? क्या वे इंसानियत की भलाई के लिए हमसे अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे, या हो सकता है कि हमसे लड़ाई से पहले हमारी ताकत और सैन्य क्षमताओं को समझने के लिए वे सफर पर निकले हों? सच जानने के लिए हमें करना होगा इंतजार। लेकिन तब तक आइए नजर डालते हैं 2024 में हुई कुछ अनएक्सप्लेन यूएफओ और एलियन साइटिंग पर, जो मानवता की नींव को हिला देगी। ऐसी ही एक घटना रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भी हुई, जो यह बताती है कि एलियन हमारी सेना के युद्ध तकनीकों पर बहुत करीबी से नजर रखते हैं, ताकि वे अपनी साइट और मजबूत कर सके। तो चलिए सीधे उन चौंकाने वाले एनकाउंटर्स पर नजर डालते हैं। स्वागत है आप सभी का सोनित वॉइस ज्ञान में। ब्राजील के पहाड़ी पर दिखे 10 फीट लंबे ह्यूमनॉइड। जो लोग अब तक यह सोच रहे थे कि यूएफओ और एलियन सिर्फ यूएस में ही दिखाई देते हैं, उनके लिए यह वीडियो में कुछ खास है।
जनवरी 2024 में मियामी सैडो एलियन एनकाउंटर्स के कुछ हफ्ते बाद ब्राजील में लोगों को दक्षिण पूर्वी ब्राजील के किनारे से 3 किलोमीटर दूर एक द्वीप पर मौजूद पहाड़ी की चोटी पर 2 अजीबोगरीब एलियन जीव मिले। जिन लोगों ने इस अजीब नज़ारे को कैमरे में कैद किया, उनके मुताबिक ये एलियन मियामी सैडो एलियन जैसे करीब 10 फीट लंबे थे। ये इतने लंबे थे कि पहाड़ी की झाड़ियां इनके घुटनों तक आ रही थी। फिर उनको आम इंसानों से भी तेज स्पीड में पहाड़ी से नीचे उतरते हुए देखा गया। जब ब्राजील की प्रांतीय सरकार ने भी इस वीडियो को देखा तो उन्होंने कमेंट करते हुए इसे अजीब प्राणी बताया। तो क्या ये वही एलियन है जो नए साल में मियामी में देखे गए थे और अब वही दक्षिण अमेरिका की तरफ आ गए हों? नंबर 2, न्यूयॉर्क के लगवार्डिया एयरपोर्ट पर दिखा यूएफओ। लिस्ट में यह घटना सबसे लेटेस्ट है। हैरान करने वाली यह घटना हुई मार्च 2024 में। मिशेल रेस नाम की महिला 25 मार्च न्यूयॉर्क के लगवार्डिया एयरपोर्ट के ऊपर कमर्शियल फ्लाइट पर थी। वहीं न्यूयॉर्क के स्काई लाइन का वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, जैसे अक्सर लोग करते हैं। जैसे ही उसका प्लेन लैंड करने की तैयारी में था, तभी अचानक उसको कुछ अजीब सी चीज दिखी। उसने एक रहस्यमयी और डरावनी दिखने वाली काले डिस्क जैसी चीज को प्लेन के दाईं ओर से बाईं ओर तेजी से जाते हुए देखा। यह काली चीज जमीन से लगभग 2500 फीट ऊपर उड़ रही थी और प्लेन बहुत नजदीक थी। इसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा थी। लेकिन अगर हम इस फुटेज को थोड़ा पॉज करके देखें तो आप देख सकते हैं कि यह यूएपी ना तो कोई ड्रोन था, ना ही कोई मानव युक्त प्लेन। चलिए अब फुटेज को नॉर्मल तरीके से देखते हैं। एक पल के लिए अगर हम यह मान भी ले कि प्लेन और यूएफओ दोनों अलग अलग डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे थे, फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे यूएफओ जबरदस्त स्पीड से आगे बढ़ रहा था, जैसे वह कोई फाइटर जेट हो। खैर, इस फुटेज को रिकॉर्ड करने के बाद मिशेल ने तुरंत फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेट को ईमेल करके इसके बारे में बताया, लेकिन एएफएफ को भी अभी तक पता नहीं चला कि वो रहस्यमयी काली डिस्क क्या थी। नंबर 3, स्पेन में कुछ सेकंड में गायब हुआ यूएफओ। इस घटना ने सोशल मीडिया अटेंशन हासिल की। यह घटना घटी स्पेन के इबिसा में। टूरिस्ट शाम को इबिसा के पास पेट्रो आइलैंड पर एक चट्टान के ऊपर शांत समुद्र को देखने का मजा ले रहे थे। तभी उस वक्त उन्हें एक आधा चांद भी दिखाई दे रहा था। एक टूरिस्ट जो उस आधे चांद को कैप्चर करने की कोशिश कर रहा था, उसने आकाश में उसके पास कुछ अजीब सी असामान्य चीज देखी। उसे चांद के पास एक सफेद चमकीला गोला दिखा। उसने तुरंत अपने दोस्त को भी यह दिखाया। फिर दोनों ही इसे और अच्छे से देखने के लिए उसके और करीब गए। क्लियर इमेज के लिए जैसे ही उन्होंने उस पर जूम इन किया, तब कुछ बहुत ही भयानक हुआ। यह गोला आश्चर्यजनक रूप से तेज स्पीड से गायब हो गया। जिस स्पीड से यह कैमरे के सामने से गायब हुआ, वह पूरी तरह से अलौकिक था। ऐसा नामुमकिन काम किसी भी इंसान द्वारा बनाए क्राफ्ट द्वारा हासिल हो ही नहीं सकता था। यहाँ तक कि अब तक बने सबसे शक्तिशाली रॉकेट स्पेस एक्स का स्टारशिप, जिसकी सबसे ज्यादा स्पीड 16,000 मील प्रति घंटा है, उसे भी सिर्फ 1 सेकेंड में इतनी फास्ट स्पीड हासिल करना मुश्किल ही होगा। साथ ही एक फैक्ट यह भी था कि वह चमकीला गोला उस समय स्थिर था, लेकिन जैसे ही टूरिस्ट ने उसे कैमरे में कैद करने की कोशिश की, वह दूर चला गया। इससे यह साफ होता है कि एलियन को पता था कि उन पर नजर रखी जा रही है। तो क्या उनकी तकनीक इतनी एडवांस है कि वो इतनी दूर से किसी के द्वारा उन्हें रिकॉर्ड करने की कोशिश को भी महसूस कर सकते हैं? नंबर 4, कैलिफोर्निया के लैंकेस्टर और पामडेल में दिखा यूएफओ। यह घटना सबसे हाल ही में देखी गई, जो घटी 14 अगस्त को कैलिफोर्निया में होने की वजह से इसने सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरी। यह डरावने नज़ारे लॉस एंजेलिस के नॉर्थ में पामडेल और कैलिस्टर शहरों के बीच और यूएस एयरफोर्स बेस के पास हुई। यही वजह है कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि यह यूएस सेना द्वारा अपने एडवांस क्राफ्ट का टेस्टिंग हो सकता है। लेकिन लैंकेस्टर और पामडेल के निवासी ने शुक्रवार देर रात आसमान में 6 यूएफओ देखे जाने की जानकारी दी। कुछ लोगों ने यूएफओ को अचानक हवा में रुकते और दूसरे डायरेक्शन में जाते हुए भी देखा। शुरू में उन्हें लगा कि वो
टूटते हुए तारे हैं। फिर अचानक से वह यूएफओ जिग जैग करते हुए आगे बढ़ते चले गए, जिससे पता चलता है कि यह कोई क्राफ्ट था जिसे कोई चीज कंट्रोल कर रही थी। लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि किसी ने यूएफओ में से एक को पामडील के पास उतरते हुए रिकॉर्ड किया। पहले तो यूएफओ एक ही जगह पर दिखा, जिससे एक ऐसी रोशनी निकल रही थी जो पुलिस की गाड़ी के ऊपर की रोशनी जैसी थी। चौंकाने वाली बात यह है कि यूएफओ नीचे उतरने लगा, जिसने सभी को चौंका दिया। ऐसी भी खबरें थी कि इनमें से एक यूएफओ कैलिफोर्निया के एक समुद्र तट पर उतरा और अधिकारियों ने आगे की जांच के लिए इस क्षेत्र की घेराबंदी कर दी। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से कैलिफोर्निया में इन यूएफओ के देखे जाने के बारे में समाचार यानी न्यूज में कुछ भी नहीं बताया गया। क्या अमेरिकी सरकार और कानून प्रवर्तन आम जनता से कुछ छिपाने की कोशिश कर रहे थे? क्या यह यूएफओ अपने आप उतरे या उन्हें अमेरिकी सेना ने मार गिराया? अभी भी कई सवालों के जवाब मिलने बाकी हैं। इसके अलावा यूएफओ एक्टिविटी के लिए कोई अनजान जगह नहीं है, क्योंकि 2022 में इस शहर के निवासियों ने कुछ दूसरी दुनिया का अनुभव किया, जिससे उन्हें अपनी जान का डर सताने लगा। लोगों ने रात में आसमान में 100 से ज्यादा रोशनियां देखे जाने की बात कही, और इसमें से कुछ हिल भी रही थी, यानी वे निश्चित रूप से तारे तो नहीं थे। तो वे क्या थे? तो क्या वे एक मदरशिप से निकलने वाले छोटे यूएफओ थे? उस रात पानमेल के ऊपर इतने सारे यूएफओ आखिर क्यों मंडरा रहे थे? नंबर 5, यूएस नेवी एयर शो में दिखा मेटेलिक स्फीयर। ये अजीब सा नजारा दिखा मई 2024 को लगवाडिया एयरपोर्ट की घटना के ठीक 2 महीने बाद घटी। 28 मई की सुबह लॉन्ग आइलैंड के नेवी एयर शो पूरे चरम पर था। इसे देखने के लिए लोग भी भारी संख्या में आए थे। उसी दिन शो में ब्लू एंजल्स भी परफॉर्म कर रहे थे, जो कि यूएस नेवी फ्लाइट डेमोन्स्ट्रेशन स्क्वाड है। वहां मौजूद लोग हमेशा की तरह फाइटर जेट के क्रेजी कारनामों को फिल्मा रहे थे। तभी एक इंसान ने कुछ ऐसा देखा जो वाकई समझ के परे था। इस विटनेस ने जो वीडियो रिकॉर्ड किया उसमें सुपर हार्नेट जेट को दाएं से बाएं आगे जाते हुए साफ देखा गया। लेकिन अगर आप वीडियो के स्पीड को स्लो कर दे तो आप इस शाइनी मेटेलिक स्फीयर को अमेरिकी नौसेना के जेट के पास से गुजरते हुए देख सकते हैं। यह सब इतनी जल्दी हुआ कि अगर वहां मौजूद वह इंसान अगर अलर्ट नहीं होता तो शायद हम सब यही समझते कि यह कुछ और नहीं बल्कि कैमरे के सामने से गुजरने वाली एक मक्खी है। इस तरह के धातु के गोले अतीत में न सिर्फ यूएस नेवी पायलट बल्कि कोलंबिया कमर्शियल पायलट और यहाँ तक कि मिडिल ईस्ट के यूएस मिलिट्री द्वारा भी देखे गए हैं। तो अगर यह यूएफओ सिर्फ फुटेज को स्लो करने पर ही दिख रहा था तो इतना तो तय है कि यह इंसान द्वारा किसी विजिबल प्रोपल्शन में आसानी से दिख जाए। उस स्पीड से तो यकीनन ट्रैवल नहीं कर सकते थे। और उससे ही भी हैरानी की बात यह थी कि यह मेटेलिक स्फीयर आमतौर पर मिलिट्री इंस्टॉलेशन के पास देखे जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब क्या यह हुआ कि यह एलियन हमारी मिलिट्री टेक्नोलॉजी पर नजर रखते हैं? क्या वे हमसे कांटेक्ट करने से पहले यह जानना चाहते हैं कि हम इंसान उनके लिए कोई खतरा तो नहीं? नंबर 6, तेहरान में देखा गया हरा यूएफओ। यह घटना मई में ईरान के तेहरान में देखी गई और कुछ लोग कहेंगे कि यह सिर्फ प्लेन सीजीआई है, लेकिन सच में यह घटना से अभी तक इनकार नहीं किया गया। यह अब तक की सबसे नजदीकी यूएफओ देखे जाने की घटना रही। 2023 को कोलंबिया के एक कमर्शियल प्लेन के ठीक सामने से गुजरने वाले धातु के गोले के बाद दूसरी जो बात अजीब थी वह यह कि यह यूएफओ शहर के ठीक ऊपर जमीन से सिर्फ 100 मीटर ऊपर चमकीली हरी रोशनी को बाहर निकालता हुआ मंडरा रहा था। यूएफओ की इतनी नजदीकी और क्लियर फुटेज कैमरे में कभी कैद नहीं हुई थी। इसका अंदाजा साफ तौर से दिखाई देने वाली यूएफओ के आकार से लगाया जा सकता है, जो एक कमर्शियल एयरप्लेन जितना बड़ा लगता है। और इसी हरे रंग के यूएफओ को शहर के कई दूसरे लोगों ने भी देखा, लेकिन इस बार ज्यादा ऊंचाई पर। लेकिन इसी स्लो स्पीड में आगे बढ़ते हुए यह खास यूएफओ बाकी सभी यूएफओ के मुकाबले इतनी धीमी गति से क्यों घूम रहा था?
जब उन्हें पता चलता है कि उन्हें देखा गया तो वो जूम आउट कर देते हैं, जैसे स्पेन के इबीसा में देखा गया यूएफओ, या फिर यह कोई हाईली एडवांस मिलिट्री एयरक्राफ्ट था जिसका ईरानी आर्म फोर्स टेस्टिंग कर रहे थे। नंबर 7, कनाडा में एक कपल ने देखा यूएफओ। पिछले कुछ दशकों में कनाडा भी यूएफओ का हॉटस्पॉट बन गया। सबसे हाल ही में हुई 14 मई को फोर्ट अलेक्जेंडर एरिया में ऐसा हुआ। एक कनाडाई कपल ने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नजारा देखा जब उन्होंने पास की नदी पर सूरज की तरह चमकते हुए 4 यूएफओ दिखे। जस्टिन स्टीवन और उनकी पत्नी रात 10 बजे फोर्ट अलेक्जेंडर से गुजर रहे थे जब उन्होंने नदी के ऊपर पीली रोशनी निकलने वाले कई रहस्यमयी गोले देखे। जस्टिन ने तुरंत इसे रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। इसे देख वह और उनकी पत्नी पूरी तरह से हैरान हो गए। नॉर्मल आंखों से देखें तो ऐसा लगता है कि हॉरिजॉन पर 4 सूरज हैं। ऑरेंज रंग की पीली रोशनी बाहर निकालने वाला ऐसा यूएफओ टेक्सास के ऊपर भी एक बार देखा गया। क्या वे ऑरेंज रंग के यूएफओ नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप पर नजर रखने वाली एक ही बटालियन का हिस्सा है? वहीं जब उनकी पत्नी ने फुटेज को फेसबुक पर पोस्ट किया तो कई लोगों ने तुरंत रिएक्ट करते हुए कहा कि यह सिर्फ एक अजीब गड़बड़ी हो सकती है। क्या यह सिर्फ एक अजीब नेचुरल घटना थी या वाकई में कई यूएफओ थे? यह तो वक्त के साथ ही हमें पता चलेगा। नंबर 8, नागपुर में देखा गया यूएफओ। यह घटना भारत के नागपुर से जुड़ी है, जहां जून के महीने में शहर के लोग रात में ऐसी अननेचुरल घटना को देखकर चौंक गए थे। भारत में जून के महीने में मानसून का मौसम होता है, जिसकी वजह से आसमान में घने बादल छाए रहते हैं, लेकिन यूएफओ इतने चमकीले थे कि उनकी रोशनी काले बादलों को चीरकर नीचे बैठे लोगों को साफ दिखाई दे रही थी। इस फुटेज में हम कई यूएफओ को गोलाकार तरीके से तेजी से आगे बढ़ते हुए देख सकते हैं। आमतौर पर यूएफओ या तो 2023 में देखे गए कोलंबियाई यूएफओ की तरह भाग जाते हैं या फिर स्थिर होकर गायब हो जाते हैं, जैसा कि टेक्सास और एरिया 51 में देखा गया। लेकिन इस घटना में पहली बार किसी यूएफओ को इतनी फास्ट स्पीड में चक्कर लगाते हुए देखा गया। तो क्या वे किसी तरह के भंवर बनाने की कोशिश कर रहे थे ताकि कोई द्वार खुल सके? नंबर 9, रशियन यूक्रेन युद्ध के दौरान यूक्रेनी सैनिकों द्वारा देखा गया यूएफओ। रशियन प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा था कि अगर नाटो यूक्रेन के साथ मिलकर रसिया के खिलाफ लड़ने के लिए अपनी सेना को जमीन पर तैनात करता है तो वो न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल करेंगे। पुतिन की इस धमकी को सुनने के बाद यूक्रेन सैनिकों ने रहस्यमयी और डरावनी यूएफओ को अपनी आंखों से देखा। यह दूसरी बार है जब किसी युद्ध की जगह पर यूएफओ को देखा गया। आमतौर पर यूएफओ को शहरों और पहाड़ों के ऊपर ही देखा गया, लेकिन सैनिकों द्वारा युद्ध के दौरान यूएफओ को शायद ही कभी देखा गया हो। इस फुटेज में यूएफओ को अपने सामने देखकर 406वीं बटालियन के यूक्रेनी सैनिक पूरी तरह से डरे हुए थे। उनके इन बर्ताव को देखकर कोई अचरज नहीं होता, क्योंकि 1 मिनट के लिए तो उन्हें लगा कि यह कोई नया रूसी विमान है जो उन पर परमाणु हथियार से हमला करने के लिए तैयार है। लेकिन यह यूएफओ डिस्क के आकार का था और पूरी तरह से स्थिर था, जो पूरे टाइम हवा में तैरता रहा। उसने यूक्रेनी सैनिकों को पूरी तरह से कंफ्यूज कर दिया, जो पूरे टाइम डर के खौफ में जी रहे थे। यह डरावनी फुटेज यूक्रेनी आर्म फोर्स द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले हिट विजन क्वाडकॉप्टर ड्रोन द्वारा कैप्चर की गई। यह रहस्यमयी मंडराती चीज बगदाद फैंटम से काफी मिलती जुलती दिखी, जो एक पतली बेलनाकार चीज थी जिसे मई 2022 में इराक के ऊपर अमेरिकी वायुसेना के रिपर ड्रोन ने इंफ्रारेड हिट कैमरे द्वारा देखा गया था। नंबर 10, मियामी में एक मॉल के बाहर दिखे 10 फुट के एलियन। किसी न किसी अजीब वजह से यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में हमेशा बहुत सारी यूएफओ और एलियन देखे जाते हैं। ऐसे में कुछ लोग कहेंगे कि यह हॉलीवुड की जमीन है और इसलिए यहीं से यह सारी विज्ञान कथाएं शुरू होती हैं। अमेरिका के बाहर बहुत से लोग मानते हैं कि कैमरे पर कैद किए गए ज्यादातर यूएफओ और एलियन वीडियो सिर्फ लोगों द्वारा
वायरल अटेंशन हासिल करने के लिए बनाए गए। लेकिन 1 जनवरी को मियामी में जो हुआ उसे ना तो केवल लोकल लोगों का बल्कि शहर की पुलिस का भी ध्यान अपनी तरफ खींचा। यह सब तब हुआ जब लगभग 50 टीनेजर्स के बीच हाथापाई हुई जो एक दूसरे से लड़ने के लिए लाठी और पटाखों का इस्तेमाल कर रहे थे। सिचुएशन को कंट्रोल में लाने के लिए मियामी पुलिस को तुरंत बुलाया गया। जवाब में 2 दर्जन से ज्यादा पुलिस की कारों ने सिचुएशन को संभालने के लिए धावा बोल दिया। लेकिन लोगों का मानना है कि पुलिस वहां एक और बड़े खतरे से निपटने के लिए आई थी। दावा किया जाता है कि मॉल के बाहर 8 से 10 फीट का एक छायादार एलियन प्राणी देखा गया था और यही असली वजह थी जिसे कंट्रोल में लाने के लिए पुलिस क्राइम सीन पर पहुंची। बाद में कॉन्टेस्ट करने पर मियामी पुलिस ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट में कंफर्म किया कि ऐसा कोई एलियन नहीं था। लेकिन वहीं मॉल में नया साल मना रहे एक आई विटनेस ने कहा कि उसने एक लंबे छायादार प्राणी को उसका पीछा करते हुए देखा था जो फिर गायब हो गया और फिर से दिखाई दिया। A big ass shadow, but it was solid at the same time, like a few shadows, but they were solid at the same time, and it almost looked like they was coming our direction, like they was chasing us, but they was disappearing and reappearing closer. कुछ ही हफ्तों बाद ब्राजील में एक पहाड़ की चोटी पर 10 फुट के एलियन को देखा गया। सिद्धांतकारों का मानना है कि अमेरिका और रूस के राष्ट्रपति को एलियन के बारे में सब कुछ पता है और इतना ही नहीं, दोनों देशों के राष्ट्रपति को एलियन के ठिकानों के बारे में भी पता है, लेकिन यह जानकारी आम जनता से साझा नहीं करना चाहते। सबसे मजेदार बात यह है कि एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के सुरक्षा में तैनात एक एलियन भी था। एक वीडियो में फिल्माए गए व्यक्ति को अजीब यांत्रिक तरीकों से हरकतें करते देखा गया। उसके सर से कुछ अजीब तरह के तरंगे उठ रही थी। उसकी रिकॉर्डिंग 2012 में आईपीएस सम्मेलन में की गई थी। वीडियो को गौर से देखने से पता चलता है कि आदमी बिल्कुल भी इंसान जैसा नहीं लगता है। एक अमेरिकी नागरिक ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से एलियन के अस्तित्व के बारे में पूछताछ की, लेकिन पुतिन इसके बारे में कोई जवाब नहीं दिया। अमेरिका में यूएफओ और एलियंस के बारे में खुलासा करने वाली एकमात्र पंजीकृत लॉबिस्ट स्टीव बसेट है। वेबसाइट का मानना है कि अमेरिकी सरकार एलियन के प्रतिनिधियों के साथ पूरी गोपनीयता के साथ नई टेक्नोलॉजी के विकास में काम करती है। दोस्तों, 2024 अभी खत्म नहीं हुआ और हमने कई एलियंस के देखे जाने की खबरें देखी। इन एलियंस के दिखने की फ्रीक्वेंसी अधिक क्यों बढ़ रही है? क्या इसका मतलब ये है कि एलियन हमसे पहली बार कांटेक्ट करने के लिए तैयार हैं? क्या वे आखिरकार खुद को हमारे सामने लाने के लिए तैयार हैं? और अगर हाँ, तो हम इस मुलाकात से क्या उम्मीद कर सकते हैं? शांति और एडवांस टेक्नोलॉजी का एक्सचेंज या फिर पूरी तरह बर्बादी? जानने के लिए करना होगा हमें इंतजार। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। अब बात करते हैं वर्ल्ड वॉर 3 पर। मिडिल ईस्ट में बढ़ती हुई टेंशन और ईरान का इजराइल हमला करने के बाद कई लोग इस मामले को एक फुल फ्लेज्ड वॉर की तरह बढ़ता हुआ देख रहे हैं, जबकि एक बहुत बड़े तबके का यह भी मानना है कि अगर यह युद्ध शुरू हुए तो फिर मामला वर्ल्ड वॉर 3 तक जाते देर नहीं लगेगा। पर क्या वाकई ऐसा होने वाला है? 10 अक्टूबर को ईरान ने इजराइल पर इस साल का दूसरा डायरेक्ट हमला करके पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया है। पहला हमला अप्रैल 2024 में किया गया था, जिसमें ड्रोन्स और क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन अब की बार यह हमला सिर्फ बैलिस्टिक मिसाइल से किया गया है। यह हमला इतना कैलकुलेटेड था कि एक भी मिसाइल आबादी वाले एरिया में नहीं गिरा। ईरान ने सिर्फ मिलिट्री बेस और एयरफील्ड्स को टारगेट करके एक तरह से अपना मैसेज इजराइल तक पहुंचाया है। इजराइल को दूसरा शॉक तो तब लगा जब आयरन डोम भी काफी सारे मिसाइलों को हवा में ही फोड़ने में नाकाम रहा। इनमें से कुछ मिसाइल्स ने इजरायली एयर बेस को हिट किया, जहां पर ज्यादातर इजराइल ने लॉक
मार्टिन F-30 खड़े होते थे। सैटेलाइट इमेज ने भी कंफर्म किया है कि एक ईरानी मिसाइल ठीक हैंगर के ऊपर जाकर गिरा। अब दुनिया की नजरें इजराइल की तरफ है। अब सभी जानना चाहते हैं कि क्या वाकई इजराइल पलटकर वार करेगा या नहीं। अगर इजराइल और ईरान की फुल फ्लेज जंग होती है तो वो कौन से मोमेंट होंगे जो इस जंग में वर्ल्ड वॉर 3 में आसानी से बदल सकते हैं। और सबसे अहम सवाल भी, अगर यह जंग होती है तो काफी वेस्टर्न कंट्री जो इजराइल के साथ खड़ी होंगी, लेकिन ईरान के पास किस किस का सहारा होगा। ऐसी ही इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।